दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल समस्या बताने वाला हूं जो कि आप सबके साथ आती है। दोस्तों देखें, बहुत कुछ हो रहा है यहां पर दुनिया में, गलत हो रहा है और आप सबको पता है गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? आपका कहना होता है कि भाई मेरी वाइफ है, उसने झूठा केस दर्ज करा दिया है। लाखों केसेस दोस्तों ऐसे चल रहे हैं जिसमें यह सेम स्टोरी होती है कि झूठा केस दर्ज करा दिया है। अब सारी बात है कि एक तो बात यहां तक है, दूसरा जब ये केस आपके ऊपर दर्ज होता है तो बहुत सारे हमने मामले ऐसे देखे कि 4 महीने के बाद किसी का कॉल आता है या कोई मिलने आता है कि सर आपसे मिलना चाहता हूं। मिलने आया और कहता है कि सर ऐसा ऐसा है। हाँ भाई, चार्जशीट फाइल हो गई ना? सर अभी चार्जशीट तो फाइल नहीं हुई। लेकिन जब वो अपनी कहानी बताता है तो कहता है अब तक मैं 5 लाख रुपए जरूर खर्च कर चुका हूं, और बहुत से मामलों में और भी ज्यादा। तो यानी मामला आपका शुरू नहीं हुआ, इतना पैसा कैसे खर्च हो गया? बोला इतना मैंने पुलिस के नाम पे दे दिया, इतना इसके नाम पे दे दिया, इतना इसके नाम पे। क्यों दे दिया? अरे मेरे को बोल रहे थे आपको जेल हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं बहुत घबरा गया था और मैं खर्चा करता चला गया आंख बंद करके। दोस्तों शुरू में हर एक बंदा इसी प्रकार से लपेटे में आ जाता है। कहने का मतलब आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई, आपके ऊपर प्रेशर तो वैसे ही होता है। अब ऐसे समय पे कोई भी व्यक्ति अगर आपको कह दे कि तुम्हारा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा तो वैसा हो जाएगा, मन में दुनिया भर के डाउट्स आ जाते हैं। और उन डाउट्स के तहत आप क्या करते हैं, अगर आपको आवश्यकता नहीं भी है तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। यह पूरे तरह से आपके मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल की नीड है और किन में नहीं है। लेकिन आज के समय लोगों ने ट्रेंड क्या बना लिया है कि किसी की भी एफआईआर दर्ज होती है वो सबसे पहले भागता है एंटीसिपेटरी बेल की तरफ और अपना नुकसान करता है। देखिए, कहने का मतलब है अगर आपके मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत है तो लीजिए, वरना बिना मतलब क्यों अपना टाइम और पैसा उसमें खराब कर रहे हैं। होता कुछ नहीं, एंटीसिपेटरी बेल में और 4-5 कंडीशंस जुड़ जाती हैं आपके ऊपर, आप और बाउंड हो जाते हैं उस ऑर्डर से। तो इस प्रकार की चीजें ना करें। 498A, 323 डीपी एक्ट, ऐसी छोटी छोटी धाराएं, इनमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ होती नहीं है। मैनेज करना होता है, चीजों को सही तरीके से डील करना होता है। अगर आप कर रहे हैं तो कभी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। रही बेल की बात तो लोअर कोर्ट में भी बहुत इजीली इसमें बेल हो जाती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ संगीन धाराएं लगी हुई हैं, डर लग रहा है, किसी से उन्होंने सामने से पॉलिटिकल प्रेशर डलवा रखा है, इस तरह की कुछ चीजें हैं, इस तरह की कुछ गतिविधियां हैं, तो चलो मानते हैं कि भाई आप एंटीसिपेटरी बेल में चले गए। फिर सेकंड चीज आती है कि कोई भाई थर्ड पर्सन, कोई मीडिएटर बीच में आ गया, उसने कहा जी मैं तुम्हारा सेटल करा दूंगा, मेरी आईओ साहब से बात हो गई, ये 2 लाख रुपए लगेंगे। अब 2 आपने वहां पे भी दे दिए। फिर कोई तीसरा बंदा आ गया, उसने कुछ और कह दिया, फिर आपने वहां भी दे दिया। बहुत दुनिया भर का आप पैसा अपना बर्बाद करके बैठ जाते हैं। और जब वास्तविक नीड होती है, वास्तविक नीड कहां होती है कि आपको अच्छा एडवोकेट अपने लिए करना है। अब जो अच्छा एडवोकेट होगा, क्वालिटी एडवोकेट होगा, उसकी फी भी ज्यादा होगी, लेकिन तब तक आप फाइनेंशियली अपना बहुत लॉस कर चुके होते हैं। फिर आप कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं? एडवोकेट में, कि भाई इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, इसको नहीं करते। आपको पता है उसमें क्वालिटी है, लेकिन आप उसको ना करके फिर देखेंगे क्यों? क्योंकि अपनी पॉकेट भी देखनी है। अब जब पॉकेट से इतना पैसा जा चुका है तो आप क्या करेंगे? एडवोकेट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हो गया काम खराब। क्योंकि आपके केस को अच्छे से लड़ने के लिए आप जितना अच्छा एडवोकेट करते हैं उतना बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, अपने उठाए गए इनिशियल कुछ गलत स्टेप्स की वजह से सारा खराब हो जाता है। पहले तो आपका पैसा तो चलो जो बर्बाद हुआ हुआ ही, टाइम बर्बाद हुआ, उसके बाद आपका पूरा केस भी कई बार खराब हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें आप कर बैठते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में जाना होता है लेकिन आप नहीं जाते हैं, कई बार नहीं जाना होता है तो बिना मतलब चले जाते हैं। बहुत चीजें हैं। तो कहने का मतलब अब आपको यह भी सोचना है कि मुझे एफआईआर क्वेश्चन में जाना है या मुझे चार्जशीट के बाद क्वेश्चन में जाना है, चार्जशीट की क्वेश्चन में जाना है। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। मोटा मोटा वैसे तो देखो हर एक केस में अलग होता है, तो ऐसा कोई जनरल ओपिनियन नहीं बताया जा सकता कि भाई ऐसा कर लो। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा है कि अगर आपकी कोई एफआईआर दर्ज हुई तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करो कि अपने आईओ से बात करके इस एफआईआर में जो चीजें गलत हैं उसको एविडेंस देके जितना हल्का आप उस एफआईआर को कर सकते हैं कराइए। और कोशिश करिए कि आईओ से डायरेक्टली खुद आप बात करें और उसको बताएं सारी चीजें कि भाई ऐसा 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 है। अगर वो आपकी एफआईआर में से मान लेते हैं 2-3 धाराएं भी हटा देता है, 2-3 नाम भी हटा देता है, तो आप सोचिए आपका कितना बर्डन कम हो जाएगा। उसके बाद जब फाइनली आपको आईओ के हैंड से पता चल जाता है कि भाई इसमें से इतने नाम नहीं हट सकते, ये तो मैं हटा ही नहीं सकता, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि भाई इनके नाम तो नहीं हटेंगे। अब जब उनके नाम नहीं हट रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि अब इनके लिए हम क्वेश्चन में जाएं। अब मान लो परिवार के 8 लोगों के नाम है, लेकिन हमें पता है कि 4 लोगों के नाम तो वैसे हट जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम 8 के 8 की क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। तो ये तो हमारी मिस्टेक हुई है ना। पहले आप ये देखिए कि कितने लोगों के नाम हट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो गलत इन्वॉल्व करा दिए। तो आप पहले तो आईओ से बात करिए, उसको एविडेंस दीजिए कि भाई इन 4 लोगों के जिनके नाम लिखा है ये तो फला फला जगह पे रहते हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं, इनकी सीढ़ियां निकाल लो, या आपके पास कुछ रिकॉर्ड है तो वो उसको दे दो। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोगों के नाम मैक्सिमम टाइम हट जाते हैं। तो जब वो नाम हट जाएं उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये 2-3 नाम है ये नहीं हटेंगे,
अब आप सोचिए अगर आपको एफआईआर क्वेश्चन में जाना है तो, और यदि आपको लगता है कि एफआईआर हुए काफ़ी समय हो गया और अब चार्जशीट फाइल होने वाली है, तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, जब आपकी चार्जशीट फाइल हो जाए उसके बाद आप चार्जशीट क्वेश्चन में जाइए। अब क्वेश्चन में कब जाना है कब नहीं जाना, ये पूरे तरीके से आपकी एफआईआर, आपकी चार्जशीट और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई बता सकता है कि भाई इसमें क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी है और जाने में फायदा है या नहीं। मेन मोटिव जो इस वीडियो को बनाने का था वो ये था कि इनिशियल लेवल पे जो बिना मतलब आप लोग अपनी हैरेसमेंट कर रहे हो, और उतनी हैरेसमेंट होने के बाद जब तक आपको होश आती है तब तक आप अपना बहुत कुछ गवा चुके होते हैं, ऐसा किसी के साथ ना हो, उस चीज पर अवेयर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।